अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 के जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है दी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। टू शिप्स एक्स एंड वाई are traveling in different directions at equal speed. The actual direction of motion of x is due north, but to an observer on y, the apparent direction of motion of x is northeast. The actual direction of motion of y as observed from the shore will be. ये हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 16। अब अगर मैं सिचुएशन को समझाता हूं तो सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूं जी कि ये हमारे पास आ जाता है नॉर्थ, ये हमारे पास आ जाता है साउथ, ये आ जाता है ईस्ट और ये आ जाता है वेस्ट। अब वो कहते हैं जी कि हमारे पास दो शिप्स हैं, एक शिप है एक्स और एक शिप है वाई। वो कहता है जी कि शिप एक्स जो थी ये ओरिजिनली जा रही थी नॉर्थ के अलोंग। किधर जा रही थी? नॉर्थ के अलोंग जा रही थी, नॉर्थ की तरफ जा रही थी। शिप एक्स का जो ओरिजिनल मोशन था वो था नॉर्थ के अलोंग। अब वो कहता है एक और शिप वाई है। अब शिप वाई के ऊपर बैठा बंदा जो है वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शिप एक्स जो है ये नॉर्थ के अलोंग नहीं जा रही बल्कि नॉर्थ ईस्ट के अलोंग जा रही है। किसके अलोंग जा रही है? नॉर्थ ईस्ट के अलोंग जा रही है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं बात को कि शिप एक्स का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वो नॉर्थ के अलोंग था, लेकिन वाई के ऊपर एक बैठा हुआ बंदा ये कहता है कि शिप एक्स का डायरेक्शन नॉर्थ नहीं है बल्कि नॉर्थ ईस्ट है। तो फिर ये बताएं, क्वेश्चन उसका ये है कि ये बताएं शिप वाई किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। शिप वाई जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है जी इसका, गौर करना। अब सीधी सी बात है, गौर करना जरा। अब आप इमेजिन कर ले मैं इस जगह पर हूं। अब जब मैं इस तरफ आ रहा हूंगा, इस तरफ आ रहा हूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा होगा जैसे शिप एक्स जो है वो यूं की बजाय यूं जा रही है। जैसे आप अक्सर गाड़ियों पे जाते हैं तो आप जब खेत के पास से गुजरते हैं तो बंदा खेत के दरमियान से गुजर कर जा रहा होता है, तो जब आप यूं उसके करीब पहुंच रहे होते हैं, मतलब वो उधर जा रहा है, आप उसके करीब पहुंच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो यूं जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हैं, आगे जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पीछे की तरफ जा रहा है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि जब आप इस तरफ जा रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे शिप एक्स जो है वो इधर जा रही है, लेकिन जैसे ही आप बिल्कुल इसकी सीध में आएंगे तब आपको ये बात रियलाइज होगी कि ये ना इधर इधर बल्कि किधर जा रहा है? सीधा जा रहा है। किधर जा रहा है? सीधा जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप इससे आगे निकलेंगे तो अब आपको क्या लगेगा कि जैसे ये शिप एक्स इधर की बजाय किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो गौर करना जरा, ये तो आ गया शिप एक्स का ओरिजिनल वेलोसिटी, ये आ गया शिप एक्स का ओरिजिनल वेलोसिटी। अब ये वाला जो इजाफी कंपोनेंट बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है? शिप वाई के वेस्ट मोशन की वजह से। बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कि जैसे ही आप इधर से इस तरफ जाना स्टार्ट करेंगे और इसको देखेंगे तो आपको लगेगा शिप एक्स ऊपर की तरफ नहीं जा रहा बल्कि थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या बनेगा कि शिप वाई यकीनन किधर जा रहा होगा? वेस्ट की तरफ जा रहा होगा। किधर जा रहा होगा? वेस्ट की तरफ जा रहा होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट सिचुएशन जो है हमारे पास आ जाता है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन inclined at an angle to the horizontal as shown in the figure. The magnitude of resultant force acting up and along the surface of the plane on the object is. अब वो ये कहता है जी इंक्लाइंड
सो दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब मेन पॉइंट जो रेस्ट वाला था, अब देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, गौर कीजिएगा जरा। लेट कर लें ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन आ गया, ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन आ गया। इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये एक बॉल था, ये एक बॉल पड़ा हुआ था, और मैंने इस बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स एक्सर्ट किया। इस डायरेक्शन में ये फोर्स एफ क्या किया, एक्सर्ट किया। अब गौर करना जरा। अब ये बॉल था रेस्ट के ऊपर, तो उसने ये पूछा है कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही होगी, रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही होगी। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्टिंग अप एंड अलोंग द सरफेस, के अलोंग द सरफेस जो है वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितनी होगी। गौर करना जरा बात के ऊपर। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर दोबारा से एक दफा देख लेते, स्मॉल प्लेन एंगल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है जी। अब और कीजिएगा जरा। अब अगर मैं बात करता हूं तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं सबसे पहले ना नंबर ऑफ फोर्सेस निकाल लेता हूं, नंबर ऑफ फोर्सेस। अब गौर करना जरा, ये आ गया इसका खुद का वेट mg, ये खुद का वेट क्या आ गया mg। अब एक जरी सी बात है, सरफेस के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही होगी, ये आ गया रिएक्शन फोर्स, ये क्या आ गया रिएक्शन, और एक ये फोर्स उसने शो करवा दिया। अब सबसे पहले नंबर पर बात करता हूं तो गौर करना जरा, ये एंगल थीटा, तो मैं वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेता हूं, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा थीटा के सामने वाला mg साइन थीटा, एंड ये जो दूसरे वाला कंपोनेंट है ये मेरे पास क्या आ जाएगा mg कॉज ऑफ थीटा आ गया। अब इसी तरह से ये फोर्स है, इसको आगे ले आया, जब इस फोर्स को आगे लेकर आया तो गौर करना जरा, अब अगेन ये वाला एंगल थीटा बन गया, तो पॉइंट क्या आ जाता है अगेन, अब इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट जो होगा वो ये आ जाएगा। अब जो थीटा के सामने वाला होगा ये बन जाएगा हमारे पास f साइन ऑफ थीटा, एंड जो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा ये बन जाएगा f कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा। तो अब अगर मैं बात करता हूं तो इसका इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन वैसे भी नहीं होगा, इस डायरेक्शन में तो ये जा ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि f साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा, f साइन थीटा mg कॉस थीटा एंड रिएक्शन फोर्स, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। इस डायरेक्शन में जो होगा वो कोई भी मोशन नहीं होगा, क्योंकि mg cos थीटा, f sin थीटा एंड r जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो अब इस प्लेन के अलोंग जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो क्या होगा, गौर करना जरा। ये जो mg sin थीटा इस तरफ है, mg sin थीटा जो है ये इस डायरेक्शन में है, तो इसको उठाया और इस जगह पर रख दिया, तो गौर करना जरा। अब एक जो आ गया ये आ गया f cos ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में एंड mg sin ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में, तो फिर इस लिहाज से जो आपका रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, f cos ऑफ थीटा माइनस mg sin ऑफ थीटा के बराबर अलोंग द, उसने कहा जी कि एक्टिंग अप एंड अलोंग द सरफेस, कि ये जो एक्टिंग है इस सरफेस के अलोंग, वो रिजल्टेंट फोर्स कितना बन जाएगा, f cos ऑफ थीटा एंड माइनस mg sin ऑफ थीटा के बराबर। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर अल्फा बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वो ये कहता है जी, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर a1 एंड a2 आर वर रिवर्स्ड, हाउ वुड a1 क्रॉस a2 आल्टर। अब पॉइंट क्या आ जाता है, वो ये कहता है जी हमारे पास कि लेट कर लें एक वेक्टर जो है वो a1 है, इन दोनों वेक्टर्स का आप ले रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों के कंपोनेंट्स को रिवर्स कर देते हो, रिवर्स करने का मतलब ये है ये माइनस a1 बन जाएगा, एंड रिवर्स करने का मतलब ये माइनस a2 बन जाएगा। तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो एज सच एज क्रॉस प्रोडक्ट की रिजल्टेंट की डायरेक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको यूं समझा देता हूं, और करना जरा, ये a1 ये a2, अब अगर उलट देता हूं तो उलटने पर a1 का डायरेक्शन ओरिजिनल के ऑपोजिट हो जाएगा, एंड a2 का भी डायरेक्शन जो है वो ओरिजिनल के क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अब गौर करना जरा, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक
पहले वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को रखा, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट करवा दिया, अंगूठा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। अब इसी तरह से इधर A1 की डायरेक्शन में उंगलियों को A2 की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा दिया, तो अंगूठा स्टिल क्या है, बाहर की तरफ, डायरेक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो पॉइंट क्या आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन सेम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 18, नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो इसका सिंपल सा जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो बेसिकली ये कहता है जी कि 3 डिफरेंट कंडीशंस बताएं जो A1 क्रॉस A2 का जो आंसर है वो नल वेक्टर के बराबर लेकर आएगा। तो एक तो ये है कि A1 जो हो ये नल वेक्टर हो, A2 जो हो ये नल वेक्टर हो, या फिर A1 एंड A2 ये जो आपस में एंगल बना रहे हैं ये 180 डिग्री हो या 0 के बराबर हो। किसके बराबर हो, 0 डिग्री के बराबर हो। तो ये तमाम की तमाम सिचुएशन जो है वो रिजल्ट करेंगी A1 क्रॉस A2 इज इक्वल्स टू नल वेक्टर के बराबर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, और ये है क्या, ये कहता है जी आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। पहला जो स्टेटमेंट है वो है जी अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट इट इज नाइदर मूविंग नॉर रोटेटिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो कहता है जी इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बॉडी ना तो घूम रहा है और ना ही मूव कर रहा है। नहीं, इक्विलिब्रियम तो रोटेशनल भी होता है और इक्विलिब्रियम तो डायनामिक भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम की शर्त यह है कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रोटेट करे या यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट करे या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे। तो ये स्टेटमेंट गलत है इस लिहाज से। नेक्स्ट आ जाता है इफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है कि अगर एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करूं और वो क्लोज पॉलीगॉन बना दें, क्लोज शेप बना दें विदाउट एनी रिजल्टेंट, तो उनका सम क्या होगा, 0। तो अब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी तो बॉडी किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारे पास वो ये कह रहा है, वो कह रहा है जी कि हमारे पास एक ये पिक्चर है, ये एक पिक्चर है हमारे पास, इसको हमने लटकाना है और इस तरह से लटकाना है कि जो धागों में टेंशन है, स्ट्रिंग में टेंशन है, ये मिनिमम हो। अब हम यही मालूम करना चाहते हैं कि किस तरह से इसको लटकाऊं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगा वो मिनिमम होगा। अब सबसे पहले नंबर पर फोर्सेस की बात करता हूं तो एक टेंशन ये आ गया, एक टेंशन ये आ गया और इस पिक्चर का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा। अब T1 को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया तो T1 के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल। T2 के भी 2 कंपोनेंट, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल। तो इसको नाम दे देता हूं T1x, इसको नाम दे देता हूं T2x, इसको नाम दे दिया T1y, इसको नाम दे दिया T2y। अब डायग्राम से ये नतीजा निकला है कि हमारे पास x कंपोनेंट जो होंगे वो ऑपोजिट होंगे जबकि y कंपोनेंट का डायरेक्शन सेम है। तो अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो सबसे पहले नंबर पर सुमेशन fx इज इक्वल्स टू 0। तो x डायरेक्शन में 2 फोर्सेस हैं T1x एंड T2x, इनका सम करूंगा लेकिन ऑपोजिट हैं तो दरमियान में माइनस का साइन, तो यह आ जाएगा T1x इज इक्वल्स टू T2x। इसको लिख सकता हूं T1 cos ऑफ थीटा, इसको लिख दूंगा T2 cos ऑफ थीटा क्योंकि एंगल तो सेम होगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T। तो यहां से क्या नतीजा निकला कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो बराबर है, मतलब जितना टेंशन इसमें होगा उतना टेंशन इसमें होगा। अब इसके बाद आ जाता है जी सुमेशन Fy जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा हमारे पास, सुमेशन Fy भी 0 के बराबर। अब y डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है F1y, एक फोर्स लग रही है F2y, दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है।
तीसरी फोर्स जो है वो इनके ऑपोजिट है, वेट वाली, पिक्चर का वेट वर्टिकल, तो ये इधर माइनस का साइन लगा दिया। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, गौर कीजिएगा जरा। अब ये मेरे पास आ जाएगा जी, गौर करना, इसको मैंने F लिख दिया, इसको मैं लिखूंगा T1y, इसको लिख दूंगा T2y। अब गौर करना जरा। अब अगर मैं बात करता हूँ इसी लिहाज से, तो ये मेरे पास आ जाएगा T1 साइन ऑफ थीटा एंड ये आ जाएगा T2 साइन ऑफ थीटा, प्लस ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमने खुद कहा है कि T1 T2 बराबर है, तो इसको T साइन थीटा लिख दिया, प्लस इसको भी T साइन थीटा लिख दिया, इक्वल टू W। तो ये आ जाएगा 2T साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू W। तो ये हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल्स टू W डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ थीटा। अब वेट तो कांस्टेंट आ गया, तो मेन जो धागों में टेंशन है वो डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। तो ये डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जवाब जितना बड़ा आएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग उतनी कम होगी। साइन थीटा का आंसर जितना बड़ा आएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग सबसे उतनी कम होगी। तो साइन थीटा का आंसर सबसे बड़ा कब आता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो T इज इक्वल्स टू W डिवाइड बाय 2, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम आंसर जो है वो 90 के ऊपर बनता है 1। कितना बनता है 1। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो मर्जी कर लें, आपका जवाब साइन 90 का आंसर 1 होगा, इसके अलावा कोई भी एंगल ले लो इससे बड़ा जवाब नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ओरिएंटेशन जो आप डायग्राम में बनाएंगे वो डायग्राम में ये शो करेंगे कि आपने जो स्ट्रिंग लगाने हैं वो इस तरह से लगाने हैं। किस तरह से लगाने हैं, इस तरह से कि वो एंगल कितना बना रहे हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। कितना एंगल, 90 डिग्री का एंगल। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास, वो ये कहता है जी, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्या कोई बॉडी अपने ही वेट के जरिए असर रोटेट कर सकता है अगर हमने इसको रखा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। तो इसका आंसर है जी नहीं। वजह क्या है कि लेट कर लो, ये मेरे पास एक रॉड है और इसको मैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये वेज आ गया। अब अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करता हूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर वो पॉइंट है जहां पर हम कहते हैं वेट कंसंट्रेटेड होता है, तो ये आ गया वेट। अब टॉर्क जो होता है वो LF होता है। अब फोर्स तो है, लेकिन फोर्स जो है वो पाइवट पॉइंट में से गुजर रही है, तो इसका मतलब है मोमेंट आर्म क्या होगा, 0। जब मोमेंट आर्म ही 0 है तो कोई भी टॉर्क पैदा नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर किसी भी बॉडी को मैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट पाइवट पॉइंट पे रख दूं तो वो कभी भी रोटेट नहीं करता, वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।